देखो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर बनाया कैसे जाता है ये ध्यान दो। और बनाया ही नहीं, उसको दिमाग में रखने के लिए हमें कौन सी चीज़ को ध्यान देना है ये ध्यान करो, इसी को ध्यान में रखो। क्योंकि किसी भी चीज़ को रटना मतलब कुछ समय के लिए रहेगा, भूल जाएगा। रटना नहीं है, समझना है। हमने एक चीज़ शुरू में ही बताई कि जब भी जैसे क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कौन सा सेंटेंस, आंसर दिया जाएगा तो कौन सा सेंटेंस भाई, एसेरेटिव। और एसेरेटिव में दो पार्ट, क्योंकि आंसर यस में भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो यस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस और नो यानी, तो अब यहाँ तीन सेंटेंस यानी दो सेंटेंस वर्क कर रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले समझिए कि इसके फार्मूला क्या होते हैं, ये आपको पता है। बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या बताया गया था। इसमें दो फार्मूला है, एक हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब वाला जब क्वेश्चन होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये हो गया है आपका क्वेश्चन मार्क भी हो गया। और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब का जो सेंटेंस बनेगा उस सेंटेंस में क्रम यही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। दूसरा, यदि क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न पूछा जाएगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स और फिर ये देखो एक कॉमन सेंटेंस का प्रोसीजर है क्वेश्चन पूछने का। तो जितना भी क्वेश्चन आपके सामने रखा होगा इन्हीं दोनों में से होगा ना। अब हमें करना क्या है कि ये तो हमें लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में भी और हमारी बुक में भी लिखा है क्वेश्चन। अब हमें लिखना है आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन और हमें लिखना है क्या, आंसर। आंसर जब हम लिखेंगे तो मैंने बताया कि आंसर क्या होगा, या तो यस में होगा या नो में होगा। जैसे कोई क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, तो क्वेश्चन यानी कोई चीज़ पूछा तो या तो हाँ कहेंगे या तो ना कहेंगे। तो हाँ यानी ये एक्सेप्ट की गई है तो वो अफर्मेटिव, और इनकार किया गया है तो नेगेटिव। तो अब इसका आंसर चूंकि यहाँ सब असरेटिव में अफर्मेटिव या नेगेटिव बनने वाले हैं, तो अफर्मेटिव का क्या रूल है और नेगेटिव का क्या रूल है, तो अब हमको पता होना चाहिए असरेटिव का रूल। ये ग्रामर का सबसे पहला पार्ट है जिसमें अब आपको याद रखना होगा कि पहला होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल बनेगा, पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा मेन वर्ब, फिर होगा ऑब्जेक्ट, फिर होगा अदर्स, और अब बनेगा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क की जगह पे। यही बात अब नेगेटिव को भी देख लीजिए। तो नेगेटिव का जो फार्मूला बनेगा अब आपका वो बनने वाला है, हाँ पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट या नेवर, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस फुल स्टॉप। इतनी बात कितने लोगों को समझ में आ गई भाई। ये इंट्रोगेटिव में जो हमारे सामने रखा रहेगा वो इस फार्मूले में रहेगा, और जो हमें बनाना है वो इन दोनों में से कोई एक बनाना है। इतनी बात क्लियर। अब इसमें और क्या क्या चीजें ध्यान देनी है ये भी समझो भाई। हमने हेल्पिंग वर्ब इसमें भी लिखा, मेन वर्ब इसमें भी लिखा है, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी लिखा है, मेन वर्ब इसमें भी लिखा है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, और लेकिन सबकी जगह बदल रही है। देखो ध्यान से, इन सब सेंटेंसेस में जगह सबकी बदल रही है। बदल क्यों रही है? क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदल करके ही सेंटेंस बनाता है और टेंस भी बनाता है। और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसके अनुसार लगते हैं? टेंस के ही अनुसार लगते हैं। इसका मतलब अब हमें टेंस को भी ध्यान में रखना है।
इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो करना क्या है। अब हमारे सामने जिसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, नेल्सन मंडेला से रिलेटेड क्वेश्चन, आंसर आपको आता है। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये कहाँ रखा गया था, तो आपने कहा कि ये जो है प्रिटोरिया में एमपी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर इन प्रिटोरिया, यही ना है। इतनी बात पता है आपको। आंसर बनाने के लिए हमें सेंटेंस तैयार करना है। सेंटेंस बनाने के लिए हमको पहले क्या चाहिए, आंसर में हमको सब्जेक्ट चाहिए। अब इसमें बताइए सब्जेक्ट है कहाँ, ये अब यहां सब्जेक्ट देखो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। देखो ये क्रम देखो यही वाला है, क्वेश्चन वर्ड वाला फार्मूला बैठ रहा है। क्वेश्चन वर्ड, यस मान लो ये दा भी रख दिया इसमें। अब ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, फिर हो गया हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है मेन वर्ब। जब तक आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्लियर नहीं करेंगे तब तक सब्जेक्ट क्लियर होने वाला नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब तो क्लियर हो गया, मेन वर्ब ढूंढ लो तो बीच में जो बचेगा वो सब्जेक्ट है। और मेन वर्ब क्या है, हाईएस्ट, टेक प्लेस। टेक प्लेस माने लेना या जिस जगह पर होना, ये वर्ब है। टेक माने लेना या होना, यानी ये ओथ टेकिंग सेरेमोनी कहां हुई, तो टेक प्लेस इसका वर्ब है, मेन वर्ब। अब देखो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया मेन वर्ब, बीच वाला स्थान केवल सब्जेक्ट का है। इसका मतलब ये पूरा क्या है, ये है हमारा सब्जेक्ट। अब जब भी हम आंसर लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट को लिखना है हमें। तो अब आंसर, तुम अब हमारा आंसर बनना तैयार, यानी पहले हमको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है, द ऑथ टेकिंग सेरेमोनी अब देखो फिर कह दिया यूनियन बिल्डिंग, भाई हमारा क्रम बिगड़ गया। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब चूंकि यहां पर लिखना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन जब आंसर देते हैं तब, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। देखो वो ग्रामर का जो चार्ट था कि हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं लगता, और हेल्पिंग वर्ब डिड लगा था, तो ये टेक प्लेस वर्ब फर्स्ट है, क्योंकि डिड के साथ वर्ब फर्स्ट लगता है। लेकिन अब डिड हटेगा और पास्ट इंडिफिनिट टेंस अफर्मेटिव का रूल कहता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। इसका मतलब टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, इसीलिए अब ये टुक प्लेस, यानी हमारा सब्जेक्ट तो हो गया। इसके बाद अब वर्ब लिखना है, तो क्या लिखेंगे, यहां जब तक वर्ब नहीं लिख लेंगे तब तक हम आगे की बात कैसे लिखेंगे। अब हमारा देखो क्वेश्चन में ही था, ये कहीं ढूंढने नहीं गए थे, क्वेश्चन में ही है इतनी बात। अब जो बात आप बोल रहे हैं उसी को अब फीड करना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। यदि ऑब्जेक्ट होगा, क्या किसको से ऑब्जेक्ट मिलता है, क्या और किसको से यहाँ प्रश्न ही नहीं पूछा गया है, यहाँ वेयर से पूछा गया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। और जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको वो हट जाएगा, अदर्स आकर जुड़ जाएगा। इसका मतलब जो बात हम जोड़ने वाले हैं वो अदर्स है, और अदर्स को हम उसी की जगह सेट कर दें, हमारा आंसर तैयार। यानी द ओथ टेकिंग सेरेमोनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग, यूनियन एमपी थिएटर, यही है ना, यूनियन बिल्डिंग एमपी टीएच थिएटर ना, एमपी थिएटर
इन प्रिटोरिया। ये हो गया है आपका द ओथ टेकिंग सेरेमोनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। ये है सीक्वेंस। यदि इन सारे शब्दों को, जैसे मैंने समझाया, एक एक पॉइंट को यदि आप दिमाग में रख सकते हैं तो आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। भाई हो सकती है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई एक आध हो, या कुछ चीज़ें मिस हो जाएं, लेकिन ये क्रम बिल्कुल सही रहेगा। इसका मतलब हो गया कि अब आपका आंसर अफेक्टिव भी होगा, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपने इनमें आगे पीछे कर दिया, जैसे अभी किसी ने कहा था द ओथ टेकिंग सेरेमोनी के बाद डाल दिया यूनियन बिल्डिंग, तो बात तो लिखा है आपने, लेकिन वो सही जगह पर नहीं है, इसलिए वो प्रभावकारी नहीं है, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते। तो हमें सॉलिड आंसर देना है सॉलिड मार्क्स के लिए, तब जाकर सही होगा, और इसके लिए इतनी चीज़ों को ध्यान देना होगा।